ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, सेल को यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोला है क्योंकि सिंगल सेल भी जो है कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म को शो करता है। जैसे कि बैक्टीरिया और यीस्ट, ये सभी क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं, बट ये कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़? जैसे कि रिप्रोडक्शन करना या एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना। कैसे? एंटीबायोटिक्स हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर। इस ये प्रोसेस क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलस को किया गया रिस्पॉन्स है। ट्रांसफॉर्मेशन में बैक्टीरियल सेल कोई भी सराउंडिंग में मीडियम में प्रेजेंट डीएनए को अपने अंदर लेता है और उस डीएनए की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। ओके, उसके बाद देखते हैं डीएनए आरएनए वाले जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि वायरस वगैरह, इसको ये क्या है, नॉन सेल्यूलर होते हैं और ये कंप्लीट, इनमें क्या है, कंप्लीट सेल तो नहीं है बट और ये लिविंग भी नहीं है। अगर इनमें अगर लिविंग प्रॉपर्टीज़ होती तो हम बोलते कि सेल यूनिट ऑफ लाइफ नहीं है। सेल से नीचे वाले कंपोनेंट जो है डीएनए और आरएनए, वो यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि वो सिर्फ वो भी रहे तो भी लाइफ शो होती है। ओके, नाउ कोई रिप्रोडक्शन नहीं करे और वो किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड भी नहीं करे। देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है शेल्डन, जर्मन बोटनिस्ट, और श्वान जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, इन दोनों ने मिलके प्रपोज की थी। शेल्डन ने बस इतना कहा कि प्लांट सेल जो है वो अलग अलग प्रकार के सेल से बना हुआ होता है, और ये बोटनिस्ट है तो ऑफकोर्स इसने प्लांट सेल की ही स्टडी की होगी। श्वान जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, इन्होंने क्या किया, एनिमल सेल की स्टडी की है। इन्होंने क्या कहा है, श्वान ने कहा है कि श्वान ने पहली बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बताया था, रिपोर्ट किया था। श्वान ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एनिमल सेल में बताया है करके बताया, तो इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिपोर्टेड इन एनिमल सेल। ओके, दूसरा इन्होंने इम्पोर्टेंट ये बताया कि सेल वॉल जो है वो बस प्लांट सेल में ही होते हैं, वो एनिमल सेल में नहीं होती है। सेल वॉल ओनली इन प्लांट सेल। सेल वॉल जो सिर्फ उसे प्लांट सेल में होती है, ये बताया है। ओके, इस उन्होंने ये बताया कि बोथ एनिमल एंड प्लांट्स जो है आर मेड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सेल से बने और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, अब इस थ्योरी ने ये नहीं बताया कि नया सेल कैसे बनता है। तो रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि ओमनिस सेलुला ईस सेलुला, और इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था। उन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी को मॉडिफिकेशन करने का काम किया। इन्होंने बोला था ऑल सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑल सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, फिर सेल थ्योरी को फाइनल सेल थ्योरी जब मॉडिफाइड हो गई, उसके बाद सेल थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट आए। पहला पॉइंट तो यही कि ऑल सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहला पॉइंट यही था। दूसरा पॉइंट था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। प्रोडक्ट ऑफ सेल कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट ऑफ सेल है टिश्यूज, ऑर्गन्स एक्सेट्रा। ओके, अब हम देखते हैं कि एक सेल को बस ऐसा ओवरव्यू करके देखते हैं कि सेल में क्या क्या होते हैं, सेल के प्रकार क्या है, और ओवरव्यू ऑफ सेल।
सेल का ओवरव्यू लेते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले तो सेल की साइज़ की रेंज करते हैं। ओके, साइज़ में यदि बात की जाए तो यूकैरियोटिक सेल वो होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर तक बड़ा। ओके, बैक्टीरियल सेल वो इसमें अभी एनसीईआरटी में 2 इस प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डायग्राम में इन्होंने दिया है 1 to 2 माइक्रोमीटर, जबकि इन्होंने थियरी में दिया है 3 to 5 माइक्रोमीटर। जब थियरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है तो हमें मार्क करना होगा बैक्टीरियल सेल का साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर तक होता है। जब डायग्राम वाइज क्वेश्चन आएगा तब हमें मार्क करना है 1 to 2 माइक्रोमीटर। और ठीक है, अब आगे देखते हैं ह्यूमन आरबीसी, उसका भी साइज दिया है, वो है 7 माइक्रोमीटर। ओके, ऐसे ही बाकी और सेल्स का एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन दिया गया है जिनमें उनका साइज मेंशन किया है, जिसकी लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल, बिगेस्ट सेल, एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, ये सब क्या है, बड़ा सेल है। सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच का एग है, ऑस्ट्रिच का एग यानी कि ऑस्ट्रिच का फीमेल गैमेट। ओके, बिगेस्ट सेल क्या है, कौन सा है, ऑस्ट्रिच एग, मतलब ऑस्ट्रिच का फीमेल गैमेट, ऑस्ट्रिच का फीमेल गैमेट। अब देखते हैं आगे। अब हम बात करेंगे सेल में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। सेल को 2 भागों में तोड़ा गया है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक। इन 2 भागों में सेल को तो इस आधार पर तोड़ा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ membrane bound structure, on the basis of presence of membrane bound structure। ओके, इस आधार पर हमने 2 भाग बनाए हैं सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में मोनेरा वाले, अभी यूकैरियोटिक सेल में प्रोटिस्टा टू ऑल, मतलब फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया सभी यूकैरियोटिक सेल में आएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या खास बात है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती है सेल वॉल होती ही है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को, मतलब जो न्यूट्रिशन के प्रकार होता है, हेट्रोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक, अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक, सबसे ज़्यादा प्रकार जो है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के वो मोनेरा में यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखते हैं, हाईएस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। और इनका साइज छोटा होता है और रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये लोग, छोटा साइज और रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, साइज छोटा है और मल्टीप्लिकेशन काफ़ी स्पीडली करते हैं। फिर उसके बाद आगे इनको और देखेंगे अच्छे से। फिर यूकैरियोटिक सेल वॉल, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, मतलब हर एक फंक्शन करने के लिए जो ऑर्गन होता है वो स्पेसिफिकली मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन होते हैं। और मोनेरा में और कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। इनका नेकेड जीनोम होता है,
नेकेड जीनोम, और वो जो डीएनए होता है वो उनका सर्कुलर डीएनए होता है, और ये मेन डीएनए है। मेन डीएनए भी सर्कुलर होता है। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, मतलब जो हम लोग एक्स्ट्रा डीएनए या साइड का बेसिकली एक एक्स्ट्रा डीएनए जो होता है, जिसे हम लोग प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं, वो एक्स्ट्रा डीएनए वो भी सर्कुलर होता है, जिसे हम लोग प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं, वो भी सर्कुलर होता है और वो इनमें प्रेजेंट होता है। जबकि यूकैरियोट्स में ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता है। इनका साइज़ थोड़ा बिगर होता है और थोड़ा स्लो मल्टीप्लिकेशन होता है इनके सेल्स का। उसके बाद इनका जीनोम यानी कि डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड न्यूक्लियस। इनका डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, ये इनके बीच में का बेसिक डिफरेंस। अब प्रोकैरियोटिक सेल को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल को सबसे पहले देखो, अभी हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ ली कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है मोनेरा किंगडम में होता है, यानी कि बैक्टीरियाज इनके मेन मेंबर्स है। ओके, बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये सब क्या इनके मेन मेंबर्स हैं। ओके, और इनका डीएनए भी हमने बात कर ली कि डीएनए कैसा रहता है, डीएनए नेकेड होता है। ओके, अब इनके सेल एनवलप, सबसे पहले तो इनके सेल एनवलप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर सेल एनवलप के बाद हम पढ़ेंगे इनमें प्रेजेंट होने वाली राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी। उसके बाद हम लोग यूकैरियोटिक सेल में मूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका स्टडी करते हैं, सेल एनवलप, ENVE एनवलप। ओके, देखो इसका जो सेल की एनवलप है उसमें 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं। ग्लाइकोकोलेक्स है सबसे पहले तो, ग्लाइकोकैलिक्स है, दूसरा है सेल वॉल, तीसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही जो एनिमल सेल में रिपोर्ट किया था, और ये स्ट्रक्चरली सिमिलर है यूकैरियोटिक सेल से। ओके, स्ट्रक्चर जो है इसका सिमिलर है टू यूकैरियोटिक सेल। ओके, नाउ अब इसमें 3 लेयर है सेल एनवलप में। ग्लाइकोकोलेक्स कैसे है, आउटर है, सबसे आउटर मोस्ट है, ये मिडल है, और ये इनर है। अब ग्लाइकोकोलेक्स में 2 मॉडिफिकेशन है। ग्लाइकोकोलेक्स में है स्लाइम लेयर और एक है कैप्सूल। ओके, स्लाइम लेयर कब होगा, ये वो एज ए लूज शीथ के फॉर्म में प्रेजेंट हो। और कैप्सूल कब होगा, कैप्सूल तब होगा जब वो थिक और टफ हो, जब वो क्या हो, थिक हो एंड टफ हो। ठीक है, इसका सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल होता है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इनर लेयर है। और बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होते हैं। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, दोनों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ओके, अब बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है।
ओके, फिर उसके बाद देखते हैं इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा डिटेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनका बेसिकली ये मीजोजोम बनाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल के अंदर एक्सटेंशन फॉर्म करता है मीजोजोम। मीजोजोम जो है जैसे कि अपना ये सेल है, ओके, इस सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर ही कुछ इस प्रकार से ऐसा एक्सटेंशन फॉर्म करता है, कुछ इस प्रकार के इसके एक्सटेंशंस होते हैं सेल के ही अंदर। ओके, अब इन मीजोजोम्स का काम क्या है? इन मीजोजोम का काम है न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन, पहला काम न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन। दूसरा काम इनका है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में भी मीजोजोम्स हेल्प करते हैं। तीसरा काम है हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। डॉटर जो दो सेल्स बनते हैं यानी कि साइटोकाइनेसिस हो रहा होता है तब मीजोजोम का एक इम्पोर्टेंट रोल है, हेल्प करता है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, डॉटर सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। चौथा काम है हेल्प रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है, रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करता है। पांचवा काम है इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को और टू इंक्रीज एंजाइमेटिक कंटेंट। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एंजाइमेटिक कंटेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, ये इस मीजोजोम के काम है। और यही मीजोजोम्स जो है एज अ क्रोमेटोफोर्स एग्जिस्ट करते हैं, एज अ क्रोमेटोफोर्स एग्जिस्ट करते हैं किसमें, साइनोबैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर्स एग्जिस्ट करते हैं साइनोबैक्टीरिया में। ओके, और क्रोमेटोफोर्स क्योंकि इनमें होते हैं पिगमेंट जिनके कारण इन्हें आता है कलर। ओके, नाउ अब देखते हैं कुछ, अगर अभी हमने सेल एनवेलप पढ़ा तो उसी सेल एनवेलप में एक और टॉपिक है सरफेस स्ट्रक्चर्स। सरफेस स्ट्रक्चर्स, ओके, सरफेस स्ट्रक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले तो फ्लैजिला, पहला फ्लैजिला पढ़ेंगे। फ्लैजिला क्या है, ये एक्सटेंशन है किसका, सेल वॉल का, ऑफ सेल वॉल। हाँ, और हम लोग सरफेस स्ट्रक्चर किस में पढ़ रहे हैं, सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स का हम लोग सरफेस स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि सेल वॉल तो बीच की लेयर है, उसके ऊपर तो है ग्लाइकोकोलेक्स। इसका मतलब एक तो वहाँ पे ग्लाइकोकोलेक्स नहीं होगा जब सेल वॉल एक्सटेंड हो रही होंगी तब। इसका मतलब फ्लैजिला के ऊपर, फ्लैजिला जहाँ पे है उस जगह पे ग्लाइकोकोलेक्स अब्सेंट होगा, मतलब कुछ इस प्रकार की अरेंजमेंट होगी। ये होगी प्रोकैरियोटिक सेल, उसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये रहा उसका सेल वॉल। और इसी सेल वॉल का कुछ इस प्रकार से ऐसा एक्सटेंशन होगा और इस जगह पे होगी अपनी ग्लाइकोकोलेक्स थर्ड लेयर। ओके, ये है अपनी ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, ये रही अपनी सेल वॉल। ओके, फ्लैजिला जो है सेल वॉल का एक्सटेंशन है। फ्लैजिला में क्या होता है कि तीन पोर्शन होता है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ये तीन स्ट्रक्चर जो है फ्लैजिला में होते हैं। नाउ अब फ्लैजिला में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजिला अलग अलग होता है, क्योंकि हमें भी पता है कि प्लांट सेल्स के जो गैमेट है उनमें भी फ्लैजिला होता है, बट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजिला दोनों ही डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो नाउ अब फ्लैजिला हो गया। फ्लैजिला क्या है, लोकोमोशन करता है,
और फ्लैजेला की नंबर में उसकी अरेंजमेंट अलग अलग प्रकार में अपने को मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरा सरफेस स्ट्रक्चर है पिलाई और फिम्ब्रिए, ठीक है। ये दोनों ही कैसे हैं, नॉन लोकोमोटरी है, मतलब लोकोमोशन में तो इनका कोई रोल नहीं है। ये क्या है, ये एंकरेज यानी कि पकड़ के रखने में काम में आते हैं। एंकरेज यानी कि किसी स्ट्रक्चर को पकड़ने में काम में आते हैं पिलाई और फिम्ब्रिया। पिलाई क्या है, ये ट्यूबुलर प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, फिम्ब्रिया क्या है, ब्रिसल लाइक है, ओके। ये भी ये मतलब ये पूरे इलोंगेटेड होते हैं ऐसा, जबकि फिम्ब्रिया कैसा है, लूज होते हैं, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है। और दोनों क्या है, वो रॉक्स को पकड़ने में काम आते हैं, होल्ड करता है रॉक्स को, दूसरा होल्ड करता है एनिमल टिश्यूज़ को, ओके। इन सब को पकड़ने के लिए ये स्ट्रक्चर काम में आते हैं, ओके। ये तो हो गया बैक्टीरिया सेल एनवरा वो सरफेस स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज का, ठीक है। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी को देखते हैं, बॉडीज देखो। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो होता है 70S, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, 50S और 30S। देखो भी नॉर्मल समेशन से तो 80 आता है, बट वो स्वीडबर्ग कोएफिशिएंट है, वो सरफेस एरिया के कुछ तो भी प्रोपोर्शनल है। हमें पता है जब हम किसी दो क्यूब्स को जोड़ते हैं उन दोनों का सरफेस एरिया ऐड नहीं होता, क्योंकि दोनों के बीच का जो जहाँ से हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्यूब को, वो सरफेस एरिया तो कैंसिल हो जाता है। तो इसी प्रकार का इसमें कुछ एक कंसेप्ट है जो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं इन दो क्यूब्स को जोड़ दूँ कुछ इस प्रकार से, तो ये वाला और ये वाला सरफेस एरिया जो है कैंसिल हो जाएगा। हमें ये सरफेस एरिया को छोड़ के बाकी सरफेस एरिया जो है नेट बॉडी के सरफेस एरिया में आ जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका एक स्वीडबर्ग कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट है, ओके। स्वीडबर्ग कोएफिशिएंट, ओके। नाउ अब इस ये नैनोमीटर, ये जो राइबोसोम है ये 15 नैनोमीटर से लेके 20 नैनोमीटर तक के साइज़ में अपने को मिलता है, ओके। राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम्स का फंक्शन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, ओके। प्रोटीन सिंथेसिस में इसका काम आता है राइबोसोम का, ओके। नाउ अब देखते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या है, कुछ नहीं, ये रिजर्व्ड मटेरियल है, रिजर्व मटेरियल है सेल का ये रिजर्व मटेरियल है। इसमें अपने को क्या क्या देखने को मिलते हैं, फॉस्फेट ग्रेनुल, साइनोहाइसियन ग्रेनुल, ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स, ओके। ये सब अपने को देखने को मिलते हैं इसमें। और ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, इनमें किसी कोई प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं होती, इन स्ट्रक्चर्स में किसी प्रकार की मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। इसमें अपने को मिलेंगे साइनोहाइसियन ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ये क्या है, इंक्लूजन बॉडीज़ है। गैस वैक्यूल्स को भी इंक्लूजन बॉडी बोला जाता है, ओके, उसको भी इंक्लूजन बॉडी बोला जाता है। और ये किस किस में प्रेजेंट होता है, ये होता है ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। इन 3 प्रकार की बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और गैस वैक्यूल भी क्या एक इंक्लूजन बॉडी है, ओके।
ये तो हो गया पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब हम यूकैरियोटिक सेल की कुछ प्रॉपर्टीज़ तो हमने पहले ही देख लिए थे। यूकैरियोटिक सेल में जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनका डीएनए नेगेड नहीं होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ओके, अब यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे कि यूकैरियोटिक सेल है उसमें कई सारे ऑर्गेनेल्स है, तो इन ऑर्गेनेल्स को हम लोग सेपरेटली स्टडी करेंगे। ओके, इन ऑर्गेन्स को सेपरेटली हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम यूकैरियोटिक सेल का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्रोमोसोम्स है, उसे भी स्टडी करेंगे। क्रोमोसोम कोई ऑर्गेनेल नहीं है सेल के अंदर का, बट वो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम ही अपीयर होता है, तो हम लोग उसे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में उसकी सेल मेम्ब्रेन को। बेसिकली हम लोग अभी सेल एनवलप की स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। इसमें हमें देखो प्लांट के केस में कैसा होता है कि प्लांट में सेल वॉल होता है प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अब हम लोग पीएम से रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता। ओके, तो इसमें बैक्टीरिया में कैसा था कि सेल वॉल के ऊपर ग्लाइकोकोलेक्स की लेयर हुई थी, तो यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स नाम के किसी कंसेप्ट का तो मतलब ही नहीं है। पहली बात इनके सेल एनवलप में इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्लांट में जैसे कि देखो सेल वॉल जो है वो उनमें थोड़ा प्रकार देखने को मिलता है अपने को प्लांट सेल के सेल वॉल में। ओके, तो सेल हम लोग वो सेल वॉल अभी यूकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ प्लांट के लिए ही पढ़नी है। तो ओके, सेल वॉल देखो, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है प्लांट में। अब यूकैरियोट में हम लोग भी सेल वॉल तो है सब में, बट प्लांट के लिए वो सेलुलोज की है, और फंजाई में भी सेल वॉल ही है, बट उनकी सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी हुई है। ओके, तो ये यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है इन लोगों में। अब ये सेलुलोज की सेल वॉल है उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन, जैसे कि अलगल सेल वॉल थोड़ी अलग होगी, एंजियोस्पर्म की थोड़ी अलग होगी, ऐसा कुछ छोटा छोटा डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे कि अलगी की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज गैलेक्टन्स मैनन्स मिनरल्स इनसे बने थे। मिनरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ होता है। ओके, जबकि अलगी की सेल वॉल तो थोड़ी डिफरेंट है। अलगी की सेल वॉल में क्या क्या है, सेलुलोज गैलेक्टन्स मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये गैलेक्टन मैनन क्या है, कुछ नहीं, ये बस ये गैलेक्टोस का पॉलीमर है, उसी को शॉर्ट में हम लोगों ने गैलेक्टन बोला है। और मैनन क्या है, मैनोस का पॉलीमर है बस। जबकि दूसरे अदर प्लांट्स जो है अलगी भी क्या है, प्लांट है, वो ब्लू ग्रीन अलगी वो एक बैक्टीरिया है, वो प्रोकैरियोट है, तो वो उसका तो पूरा अलग है, उसमें कंफ्यूज ना हुई है। और दूसरे प्लांट्स की सेल वॉल भी सेलुलोज से ही बनी हुई होती है। और इनमें कैसा है कि थोड़ा एक मॉडिफिकेशन अपने को देखने को मिलता है। ओके, इनमें कैसा होता है कि सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है। ओके, ये सब इनमें प्रेजेंट होता है, और कुछ अमाउंट में प्रोटीन होते हैं। हर एक सेल वॉल में कुछ प्रोटीन होते हैं। ओके, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और कुछ प्रोटीन्स होते हैं दूसरे प्लांट्स में ना। अब सेल वॉल का काम क्या है, सेल वॉल जो है वो
सेल वॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल, जिससे सेल जो है वो बर्स्ट नहीं हो पाता और सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रह पाता है। ओके, अब सेल वॉल में भी दो प्रकार है, एक है प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल का कैसा है कि प्राइमरी सेल वॉल में यंग प्लांट में होता है और वो ग्रो हो पाती है, मतलब उनमें उसका साइज़ बढ़ता होता है। ओके, अब दूसरा है जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल क्या है, वो ग्रोथ शो नहीं करती भाई, ग्रोथ नहीं शो करती वो सेकेंडरी सेल वॉल। और वो सेल, ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की साइड में बन रही होती है, मतलब टुवर्ड्स द सेल की साइड में सेकेंडरी सेल वॉल डिपॉजिट हो रही है, फॉर्म्स होती है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सेल, सेल की सेंटर की तरफ ये बन रही होती है, मतलब इस प्रकार से कुछ सेल होगा तो इस साइड में सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन हो रहा होगा, ना कि इस साइड में, बाहर की साइड में सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, जिसे हम पीएम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे, सिलेक्टिवली परमिएबल है। प्लांट, एनिमल और प्रोकैरियोटिक सेल तीनों की प्लाज्मा में स्ट्रक्चरली सिमिलर ही है। ओके, स्ट्रक्चरली बिल्कुल सिमिलर है ये तीनों ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल। नाउ अब इसमें देखते हैं क्या क्या हमें देखना है। सबसे पहले तो सिलेक्टिवली परमिएबल है तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर वगैरह जो है, इन सब को जो है सिंपल डिफ्यूजन से मूव होने देता है।